जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है, क्या सारी मम्मियाँ जला के मार दी जाती हैं? हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अनदर सीरीज़ ऑन यूजीसी नेट 2023 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। अब हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करा है बिकॉज वी नो हमारे पास टाइम बहुत कम है, सो 7 डेज स्ट्रेटजी वी आर डिस्कसिंग अबाउट। अब जो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बच्चों, वो हम करेंगे एक सब्जेक्ट लेते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, बिकॉज ज्यूरिस्प्रूडेंस यूजीसी नेट में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो पूछा जाता है। लेकिन इसको हमें पढ़ना कैसे है, बिकॉज ज्यूरिस्प्रूडेंस नॉर्मली एक इजी सब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि इसमें सेक्शंस तो होते नहीं जो हम लर्न कर लें। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड लॉ है, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा आप उतने अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो यहाँ मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को कवर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो 2023 यूजीसी नेट एग्जाम में आए हैं। उन क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कशन करूंगी, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन से पेरिफेरल जितना भी ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम कवर कर सकते हैं इस छोटे से वीडियो में हम वो सारी चीज़ें करेंगे। जैसे अगर हम कहें एक स्टेटमेंट कि विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ये 2023 में आया है, इसको ध्यान से समझोगे तो मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा देती हूँ इसी वीडियो में। कहते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए। द ओनली राइट विच एनी मैन कैन possess इज द राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। ठीक है यानी ये स्टेटमेंट कि इंसान को सिर्फ अपना ड्यूटी करना है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी किसने दिया है? क्या ये डेग्यूट ने दिया है? आंसर इज यस। तो डेग्यूट की थ्योरी है, और डेग्यूट ने अपने एक कॉन्सेप्ट जिसे हम सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसमें इन्होंने इस बारे में डिस्कशन करा। अब हम इससे रिलेटेड सारे पॉइंटर्स देखें तो हम कहेंगे कि जो डेग्यूट हैं ये एक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो इट्स मीन आप ये समझने की कोशिश करिए कि एग्जामिनेशन में सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो लॉ को डिफरेंट डायमेंशंस में इंटरप्रिटेशन करता है एज द सोसाइटी डिवेलप्स। इसमें हम रॉस्को पाउंड को पढ़ते हैं, इसमें हम ईयरलिच को पढ़ते हैं, इयरिंग को पढ़ते हैं, और साथ ही साथ इसमें हम डेग्यूट को भी पढ़ते हैं। तो ये हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट में एक थिंकर है जिनका नाम है डेग्यूट। इन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो राइट नहीं बल्कि यू मस्ट डू योर ड्यूटी, इट विल बी द करेक्ट पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया हमारा करेक्ट। दूसरा उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि सोशल सॉलिडारिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल प्रिंसिपल है जिसे कि गियरके ने दिया है। अब ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है, क्योंकि अगर हमने सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा है तो सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट तो डेग्यूट ने दिया है, और ये जो हम थिंकर की बात कर रहे हैं ज्यूरिस्ट गियरके, ये एक स्कूल है दैट इज कॉल्ड रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, इन्होंने तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं दिया। तो अगर आप एलिमिनेशंस भी करते तो हमें समझ आ रहा है कि इन्होंने सोशल सॉलिडारिटी को, जो कि डेग्यूट का ही कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड आपको एक ऑप्शन दिया। दोनों ही चीज़ें, चाहे सोशल सॉलिडारिटी हो और चाहे कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, डेग्यूट से रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बनाया कि रॉस्को पाउंड जो है इन्होंने लीगल फिलॉसफी दी दैट इज कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म। स्टूडेंट, आपने 4 स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े हैं इन जनरल। वन दैट इज एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट, other that is historical school of thought, the third one that is sociological school of thought, and the fourth one that is natural school of thought। इन चारों स्कूल ऑफ थॉट में जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट। अब पॉजिटिव स्कूल मैंने बोला तो आप कहोगे दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट। एनालिटिकल कहेंगे तो हम कह सकते हैं इसको हम ऑस्टीनियन स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं। यानी जो पहला स्कूल ऑफ थॉट हम देखते हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट, उस एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स पढ़ते हैं। एक को हम पढ़ते हैं ऑस्टिन और दूसरे हम पढ़ते हैं बेंथम। अगर आपको याद आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ एक तरफ ऑस्टिन सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप कराते हैं, यानी इन्होंने सैंक्शंस,
सॉवरेन, और यहाँ पर वो कमांड्स की बात करते हैं। यानी तीन चीज़ें उन्होंने कहा लॉ में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वन दैट इज सॉवरेन, अदर दैट इज कमांड, द थर्ड वन दैट इज सैंक्शंस। जब हम बेंथम की बात करते हैं जो कि ऑस्टिन से पहले आए थे बट इनके पेपर्स लेटर पब्लिश हो पाए तो इनको हम बाद में जान पाए। तो इन जनरल अगर मैं कहूँ बेंथम इज एक्चुअली द फादर ऑफ द पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट, बट इन जनरल हम लोग किसको मानते हैं? ऑस्टिन को। ये बातें मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आपसे पूछा कि पाउंड ने यूटिलिटरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। अगर आपने हिस्टोरिकल एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा है तो आपको पता है बेंथम हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करा। यानी बेंथम ने कहा कि लॉ बनाने का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ द लॉ इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी वाज डेवलप्ड बाय बेंथम। तो आप क्या कहोगे? ये यूटिलिटरिज्म का कॉन्सेप्ट तो बेंथम का है, रॉस्को पाउंड का तो नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये भी आंसर आप इसको सॉल्व कर सकते थे। इसमें हमने क्या पढ़ा कि यूटिलिटिज्म का कॉन्सेप्ट एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट के बेंथम से लिया है, जिसमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर की बात की गई है। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन दैट इज गिवन इन द एग्जामिनेशन, दैट इज ऑस्टिन ने कहा है कि लॉ इज सोशल इंजीनियरिंग। बिल्कुल नहीं, ऑस्टिन ने तो ये बात नहीं कही ना, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग की बात सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के बहुत ही पॉपुलर ज्यूरिस्ट है जिनका नाम है रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में मैंने आपको चार चीज़ें बताई कि एग्जामिनर यानी जो हमारा पेपर फ्रेमिंग हुआ इसमें इनका जो फोकस था वो थ्योरीज पर था। थ्योरीज में आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस में याद रखना पड़ेगा जितने भी हमारे चार स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इन चारों में जितने भी इम्पॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं उनकी थ्योरीज पे फटाफट से आपको नोट्स बनाने हैं। वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने चार स्कूल ऑफ थॉट बनाने हैं जिसमें एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट में आपको लेना किसको है? आप ऑस्टिन को लोगे, आप बेंथम को लोगे, आप हॉब्स को लोगे, आप केल्सन को लोगे और इनसे रिलेटेड थ्योरीज को सामने डैश करके लिख लोगे। तो ऐसे करके फिर हम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट में आएंगे। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट में हम सैवनी को पढ़ेंगे, हम हेनरी मैन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ डैश करके हम इनकी थ्योरीज का नाम भी लिखेंगे। जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉक्जे, अब फॉक्जिस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? वो सैवनी का है। तो यहाँ पर हम वो थ्योरीज भी पढ़ सकते हैं। रॉस्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग दिया, सोशल सॉलिडारिटी डेग्यूट ने दिया। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस चीज़ से समझ में आएंगी। This is the first question, that is I explained to you in different dimensions. Now please come to the next question. जो पूछा गया वो था which jurist gave the classification of the sources of law? तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने आपसे ज्यूरिस्प्रूडेंस में सोर्सेज ऑफ लॉ पे भी क्वेश्चन पूछ लिया। सोर्सेज ऑफ लॉ क्या क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ इज व्हाट? तो सोर्सेज ऑफ लॉ में हम लोग लेजिस्लेशंस पढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ में हम कस्टम्स पढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ में हम जुडिशियल प्रेसिडेंट भी पढ़ते हैं और सोर्सेज ऑफ लॉ में हम अदर कन्वेंशंस या इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस के कंसेप्ट भी पढ़ते हैं। तो ये जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं इन सारे सोर्सेज ऑफ लॉ को एक ज्यूरिस्ट है जिसने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, वन दैट इज बाइंडिंग, अदर दैट इज परसुएसिव। ऐसे सोर्सेज जो बाइंडिंग हैं जिनको आप फॉलो ही करोगे, देयर इज नो चॉइस फॉर यू टू चूज और ऑप्ट, तो ये हो गया बाइंडिंग। दूसरा है परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब होता है यू कैन ऑप्ट फॉर दैट और इवन इफ यू आर नॉट एग्री यू आर नॉट बाउंड ऑन दैट। ये दोनों क्लासिफिकेशन हमको कीटन ने दिए हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में जब हम कीटन का प्रिंसिपल पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ में, वहाँ आप पढ़ते हैं बाइंडिंग एंड परसुएसिव। ठीक है, इसके अलावा सामन ने भी ये कैटेगरी बताई है, एलन ने भी बताई है, लेकिन हमको बाइंडिंग एंड परसुएसिव तो कीटन ने ही बताया है, तो आप इनको भी समझ सकते हो। सो दीज यू नीड टू गो फॉर द सोर्सेज। अच्छा, अगर मैं आपसे सोर्सेज कहूँ तो आप लोगों को सोर्सेज पर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रेडी रखना पड़ेगा। सोर्सेज में आपको लेजिस्लेशन, सोर्सेज में आपको कस्टम्स, सोर्सेज में आपको जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और आपको अदर सोर्सेज में भी याद रखना पड़ेगा।
जब हम जुडिशियल प्रेसिडेंट पे भी जाएंगे ना, वहाँ पे दो पार्ट्स मिलेंगे आपको, एक मिलेगा बाइंडिंग और दूसरा मिलेगा परसुएसिव। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, एक जजमेंट में दो पार्ट होते हैं, वन दैट इज कॉल्ड ओबिटर डिक्टा, अदर पार्ट दैट इज कॉल्ड रेशियो डेसिडेंडाई। जो पार्ट रेशियो होता है वो होता है रीजंस ऑफ द जजमेंट, इट इज ऑलवेज बाइंडिंग, while obiter dicta is just an opinion, it is not binding, so it is also described in these thoughts। चलिए आगे आते हैं, तो ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। इसके बाद फिर हम आते हैं, सामन ने कुछ बताया है, ध्यान देते हैं क्या। देखिए जब हम लोग राइट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में, व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स इन ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो वहाँ पर हम राइट्स में डेग्वेट और सामन की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। यहाँ पर सामन ने जो राइट्स बताए हैं, इसमें इन्होंने राइट्स के 4 इसेंशियल्स बताए हैं, 1, 2, 3 and 4। द वन दैट इज पर्सन ऑफ इनहेरेंस, पर्सन ऑफ इनहेरेंस, ठीक है, ये इनका पहला पॉइंट है। दूसरा है पर्सन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पर्सन ऑफ इंसिडेंस, ये इनका दूसरा एसेंशियल है। द थर्ड वन इज content of the right, content of the right, and the fourth one is subject matter of the right। ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है कि हो सकता है इन्होंने लास्ट टाइम आपसे ये पूछा कि 2 डिस्टिंक्ट्स बतानी है काइंड्स की, तो इस बार हो सकता है वो ये पूछ लें कि किसने राइट्स को 4 कैटेगरीज में कंपोनेंट्स के फॉर्म में डिफाइन करा है। आंसर दोगे सामन, जिन्होंने ये 4 कैटेगरीज यानी कंपोनेंट्स बताए। अब देखिए सामन ने जो भी राइट्स के बारे में डिफाइन करा, उन्होंने बताया कि राइट्स को या तो आप लिबर्टी मानो या आप राइट्स मानो, यानी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। वो राइट्स को पावर नहीं मानते, इम्यूनिटीज नहीं मानते और काइंडनेस नहीं मानते। दिस इज द फैक्ट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ए एंड बी। और इन्होंने क्या पूछ लिया, इन्होंने एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स भी पूछ लिया, ठीक है ना। नाउ प्लीज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने और कहा, who made the statement that jurisprudence is the study and systematic arrangement of general principles of law। Always remember student, एक आपको मैं टॉपिक और बता देती हूँ जो आपको नोट डाउन करना है। क्या, आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशंस जरूर पढ़नी है। तो आप कहोगे किसकी डेफिनेशन पढ़नी है, तो मैं बता देती हूँ, ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफरेंट थिंकर्स ने डिफाइन करा है। इसमें आप सामन की डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, ठीक है, आप कीटन की भी पढ़ सकते हो, आप ऑस्टिन की पढ़ सकते हो, आप डाइसी की पढ़ सकते हो, है ना, और आप किसकी पढ़ सकते हो, और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनकी डेफिनेशंस पढ़कर आप तैयार कर सकते हो। क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे कि ये डेफिनेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस की किसने दिया। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस पे ये स्टेटमेंट किसका है। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल की बात कीटन ने कही है, ठीक है, तो ये भी हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास क्वेश्चन आ गया, वो भी ज्यूरिस्प्रूडेंस से इन्होंने पूछा था। इन्होंने बोला कि ये बताइए कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के लिए आप किसको क्रेडिट्स दोगे। तो थ्योरी की जब बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर की, तो ये तो हमने कॉन्स्टी में भी पढ़ा है ना, और जब आपने कॉन्स्टी में भी पढ़ा है तो आपको याद होगा कि हमने मॉन्टेस्क्यू को पढ़ा है। तो मॉन्टेस्क्यू इज अ करेक्ट आंसर। लेकिन बाकी के ऑप्शंस फिर क्या हैं, बाकी के ऑप्शंस में देखो एरिस्टोटल, यहाँ पर इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है आपको याद होगा, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, यानी जो आज हम रिफॉर्मेशंस पढ़ते हैं, रिजर्वेशंस पढ़ते हैं, इक्वालिटी को पढ़ते हैं, वो इन्होंने दिया। यहाँ पर लॉक ने जनरल विल की बात करी थी, है ना, तो यहाँ पर जनरल विल थ्योरी लॉक ने दी। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की और केल्सन ने ग्रांड नॉर्म के बारे में डिस्कशन किया है। तो यानी जो केल्सन है वो किस स्कूल ऑफ थॉट के हैं, आपने अभी डिस्कशन करा हमारे साथ, एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट में इन्होंने पूरी एक हायरार्की बताई है कि किस तरीके से एक सॉवरेन पावर गेन करता है। तो ये जो आप लोगों को पढ़ रहे हो एरिस्टोटल, लॉक और मॉन्टेस्क्यू को आप नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ोगे, जबकि इनको आप एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ोगे। इस तरीके से उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स आपसे
पूछ लिया। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं लाइक जनरल विल थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ग्रैंड नॉर्म कॉन्सेप्ट, ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट टॉपिक्स हैं इनके पूछने के लिए। नाउ कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय द स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। बहुत ईजी क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। मैंने आपसे कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे तो सबसे पहले तो यही करोगे ना, सारे स्कूल ऑफ थॉट पे बनाओ, 1 2 3 4, 4 स्कूल ऑफ थॉट बना लिए। एक आपने बनाया एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा बनाया हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट, तीसरा आपने बनाया सोशियोलॉजिकल, और चौथा बनाया आपने नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट। जब आप हिस्टोरिकल पढ़ोगे तो इसके साथ एक स्कूल और आ जाता है, दैट इज कॉल्ड फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट। साथ ही साथ नेचुरल पढ़ने के बाद जो मॉडर्न नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट है उसमें हम रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी पढ़ लेते हैं। लेकिन रियलिस्ट और फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो इसके सब कैटेगरीज के तरह काम करते हैं। इन जनरल हमारे पास 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अब ऑप्शन में देखो, हिस्टोरिकल है, यस, रियलिस्ट है, बिल्कुल है, सोशियोलॉजिकल है, बिल्कुल है। ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जो हमने कभी नहीं सुना? दैट इज क्रिटिकल स्कूल इज नॉट एग्जिस्टेंस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, नॉट टफ। मैंने कहा ना, अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझने की कैपेसिटी रखते हो तो आप इस चीज़ों को कर लोगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में बच्चों जो लोग जा रहे हैं ना एग्जाम देने, एक काम और करना, दैट इज़ माय पॉजिटिव एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, कि आप जब थ्योरीज पर नोट्स बनाओगे कि किसने कौन सी थ्योरी दी, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक शॉर्ट नोट बुक्स पर भी बना लेना कि किसने कौन सी बुक्स लिखी। एक क्वेश्चन बुक्स भी इन जनरल पूछा जाता है। जैसे अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ की बात करें तो ये हार्ट ने लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं, जैसे कि आपसे पूछते हैं कि एलिमेंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस किसने लिखा? एलिमेंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब ये एलिमेंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें तो ये बुक जो है ना, ये हमें हॉलैंड ने लिख के दिया है। ठीक है, हॉलैंड ने लिख के दिया है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये रेडी कर लिया ना तो आपके 2-4 नंबर तो यहाँ से बिल्कुल आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपसे क्या कहा, एलिमेंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो लिखा हॉलैंड ने। ठीक है, इसको करेंगे। इसके बाद एक बुक है बड़ी पॉपुलर, दैट इज कॉल्ड लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसको भी पढ़ के जाना क्योंकि ये भी बहुत एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ये लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस किसने लिखी? तो ये तो हम कभी नहीं भूल सकते, बेंथम की बात कर रहे हैं हम, जो कि एक्चुअल में फादर हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के। इसके अलावा एक और बुक लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड लीगल थ्योरी। ये भी पूछा जाता है कि भाई ये लीगल थ्योरी किसने लिखा है। ये तो बहुत यूजीसी नेट में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। आपका आंसर क्या होना चाहिए? फ्रीडमैन। ठीक है, तो फ्रीडमैन आ जाएगा। इसके अलावा आपसे और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ किसने लिखा? अब बताइए, ये क्वेश्चन तो हमें एग्जामिनेशन में मिल ही गया, ये लिखा हार्ट ने। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और क्या लिखी? एक बड़ी पॉपुलर है, दैट इज कॉल्ड द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये किसने लिखा? तो द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये हम कैसे भूल सकते हैं? ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, जिसको फादर कहा जाता है, किसका? यानी कि ऑस्टिन ने। ठीक है, तो ऑस्टिन का नाम भी याद रखिएगा यहाँ पर। इसके अलावा एक बुक और भी है, मैं यहाँ पे आपके साथ मेंशन करूँगी, और वो बुक लिखी है दुर्खीम ने। मैं इस बुक को इसलिए आपको बता रही हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक हम सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट में एक थिंकर पढ़ते हैं जिनको कहते हैं डिग्विट। डी फॉर डिग्विट एंड डी फॉर दुर्खीम। डिग्विट जो है ना, वो दुर्खीम की फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, डिवीजन ऑफ, शुड राइट डाउन दिस बुक, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस बुक को भी याद रखना बच्चों, क्योंकि ये इसलिए पूछी जाएगी क्योंकि इसी बुक को इन्होंने पढ़ा था डिग्विट ने, और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और इन्होंने सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये आपने बुक्स कुछ पढ़ी। इसके अलावा और भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप ये भी देख लीजिए। व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो यहाँ पर अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, ऑप्शन से मैं थोड़ी सी बात और कर लेती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट
पैटर्न के स्कूल ऑफ थॉट के हैं, सामंड हार्ट के स्कूल ऑफ थॉट के हैं। ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कॉर्कुनर के बारे में इतना पूछा नहीं जाता तो हम इस पे नहीं जा रहे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक स्टेटमेंट दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टेटमेंट पे आएंगे, वो मैच दी फॉलोइंग पे आएंगे, वो बुक्स कोटेशन पे आएंगे। लार्ज पार्ट एंड एज मैनी वुड द बेस्ट पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ इंग्लैंड इज जज मेड लॉ। किसने कहा है कि सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द लॉ जो है ना, जो लॉ का सोर्स है, वो पता है क्या है? वो थोड़ी ना कस्टम है, ना ही लेजिस्लेशन है, बल्कि जज मेड लॉ सबसे बेस्ट सोर्स फॉर्म है इंग्लैंड में। जैसे ही मैंने इंग्लैंड की बात की तो आप लोग एक गेस भी करोगे, आपको याद आ जाएगा। ए.वी. डाइसी का नाम कौन भूल सकता है? ए.वी. डाइसी, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करा है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सो वी आर डिस्कसिंग विद ए.वी. डाइसी, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया। तो इन्होंने जजमेंट लॉ की बात करी है। बेंथम का नाम तो आप नहीं ले सकते थे, क्योंकि बेंथम तो किसके हैं? एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है। और इन्होंने तो जो जजेस मेड लॉ है ना, उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करा। एक ने, ऑस्टिन ने अगर कहा लिपमैन सर्विस जजमेंट लॉ को, तो इन्होंने तो बोला डॉग्स लॉ है। यानी चाहे आप बेंथम की बात करो या ऑस्टिन की बात करो, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जजेस मेड लॉ को। इनका मानना है कि लॉ बेस्ट वो होता है जो एक सॉवरेन बनाता है एक सर्टेन टेरिटरी के अंदर, और जो लॉ कमांड के फॉर्म में होता है, और लोग अगर नहीं मानते तो उसमें कुछ सैंक्शंस के प्रोविजंस होने चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, क्रिएशन ऑफ फियर होना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मानता। इसके बारे में हमने हॉलैंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो अगर आप ये चीज़ें समझ रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि बेंथम तो है नहीं। लॉर्ड डैनिंग इज ऑल्सो अ गुड सपोर्टर ऑफ जजमेंट लॉ, लेकिन इन्होंने ये स्टेटमेंट तो नहीं दिया कि पूरे इंग्लिश लॉ में ज़्यादातर लॉ जो बेस्ट है वो जजेस मेड है। तो ये भी हमको यहाँ से समझ में आएगा। डाइसी के बारे में स्टूडेंट, डाइसी की बुक क्या है, डाइसी की फिलॉसफी क्या है, ये सब भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। द ग्रांड फंक्शन ऑफ द लॉ ऑफ नेचर वाज डिस्चार्ज बाय गिविंग बर्थ टू द मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ से हमें समझना पड़ेगा कि मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ की बात किसने करी है। तो यहाँ पर जब हम लॉज की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मैं आपको इन सारे लोगों के बारे में छोटा छोटा ब्रीफ देती हूँ। ओपनहाइम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ओपनहाइम को आप जब भी आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हो तो इंटरनेशनल लॉ में ओपनहाइम, स्टार्क और केल्सन्स, इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को डिफरेंट पॉइंट्स में डिफाइन करा है। ठीक है, तो ओपनहाइम की डेफिनेशन इंटरनेशनल लॉ में बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्होंने ये तो नहीं बोला कि जो लॉ ऑफ नेचर है वो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ है। साथ ही साथ अगर हम हॉलैंड की बात करें तो नो, हॉलैंड ने भी ये बात नहीं की, बल्कि हॉलैंड ने भी इंटरनेशनल लॉ को एक ब्लरिंग कॉन्सेप्ट बताया। हार्ट ने लॉ एंड मोरालिटी की बात करी है, ये कभी मत भूलना। लॉ और मोरालिटी को डिफ्रेंशिएट करने का काम हार्ट और दूसरे एक राइटर है जिनका नाम है फुलर, इनका है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि लॉ एंड मोरालिटी के बारे में किसने डिस्कशन करा, तो आप कहोगे हार्ट, और दूसरे कौन है? फुलर। तो ये भी नहीं है, आंसर इज हेनरी मैन। अब क्वेश्चन बनता है भाई कि हेनरी मैन किस स्कूल ऑफ थॉट के हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में आपको 2 पॉइंटर्स बताती हूँ। हेनरी मैन आपकी जो है ना, वो एक हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट के पॉपुलर ज्यूरिस्ट हैं, और इनका तरीका ये था कि इन्होंने बोला कि कस्टम्स इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ हैं, लेकिन इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के कस्टमरी लॉ को कंपैरेटिव एनालाइज करा, और उस कंपैरेटिव एनालिसिस के सब्सटेंस को ही ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्टडी मानते हैं। यानी जो हेनरी मैन है, ही सेज दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कस्टमरी लॉज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। यही रीज़न है कि हेनरी मैन ने इंडिया के धर्मशास्त्र के कॉन्सेप्ट को भी समझा, मिडिल ईस्ट के लॉज को भी समझा, और यूरोपियन कंट्रीज़ के लॉ को भी समझा, और कंपैरेटिव एनालिसिस करके कस्टम्स को एज अ सोर्स बताया, विच इज़ कॉल्ड अ हिस्टोरिकल स्कूल। तो मानना पड़ेगा आपको ये कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट के हैं, और इनका कॉन्सेप्ट सेवनी से थोड़ा डिफरेंट है।
एक तरफ सेवनी एक लोकेलिटी को एक प्रोमाइसिस पर बाउंड होकर अपने स्टडी करते हैं, जबकि हेनरी मैन डिफरेंट रीजन्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। तो अगर ये सारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इसको अगर आप समझ रहे होगे तो ये 9 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारी चीज़ों के बाद क्या होना चाहिए, तो एक क्वेश्चन आपका बनेगा वो ये कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जिसने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया? उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि सबसे बेस्ट लॉ क्या होगा, दैट इज द वेलफेयर ऑफ पीपल। यानी कौन से स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो कहता है लॉ ऐसा होना चाहिए जो एक बैलेंस करे, जो एक गैप को फिलफिल करे, यानी जो भी हमारे इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट, हमारे राइट्स, आपके इंटरेस्ट, सो देयर आर वेरियस पीपल, डिफरेंट राइट्स एंड डिफरेंट इंटरेस्ट आर देयर। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है सबके राइट्स और इंटरेस्ट के बीच एक हार्मोनियस बैलेंस होना चाहिए। तो सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप कराया। कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है और किसने इस बारे में बताया, ये सब भी आपको पढ़ना होगा। सो दिस वाज ऑल दैट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऑल्दो दैट इज ट्रू कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बहुत वाइडर सब्जेक्ट है और 10-15 क्वेश्चंस में हम पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं कवर कर सकते, लेकिन मेरी सजेशंस आपको ये है कि आप ज्यूरिस्प्रूडेंस का शॉर्ट टर्म नोट्स बना लो क्योंकि आपके पास टाइम कम है। इसमें पहला पॉइंटर होगा स्कूल ऑफ थॉट्स कितने हैं, दूसरा पॉइंटर होगा हर एक स्कूल ऑफ थॉट के कम से कम 4 इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट के नाम लिखोगे, उनसे रिलेटेड थ्योरीज लिखोगे और उनसे रिलेटेड एक बुक्स लिखोगे। दैट इज वन टास्क दैट यू आर गोइंग टू डू। The second task will be that you need to understand the sources of law. इसमें आपने legislation, customs को और judicial precedent को पढ़ना है। साथ ही साथ आपको ओनरशिप, पोजेशन, इन दोनों की दी गई डिफरेंट राइटर्स ज्यूरिस्ट की डेफिनेशंस को पढ़ना है। इसमें आप पोलैंड को ले सकते हो और सेवनी को पढ़ सकते हो। तो पोलैंड और सेवनी ने जो कॉन्सेप्ट दिया ओनरशिप पे और डेफिनेशन ऑफ पोजेशंस को, इसको भी पढ़ के जाना है आपको। पोजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू बी अंडरस्टैंड इन द ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये सारी चीज़ें पढ़ते रहिए और थोड़ा रिवाइज करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe for more content.